में जो है वो लड़कियां मुर्तद होके दीन से भटककर दीन को छोड़कर भूल जाती हूं कि पहला कुरान पूरा हुआ था, पूरे मोहल्ले में दादा दादी नाना नानी सबों ने मिठाइयां बांटी थी। भूल जाते हैं कि पहला रमजान का पहला रोजा रखी थी, तो कितने घर में शादियां नहीं बज रहे थे। भूल जाती है वो ये सारी बातें और गैरों के साथ। लेकिन हमको अपने घर में झांकना है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये नहीं होनी चाहिए कि चूंकि उसके लायक उसके उतना बड़ा डिग्री का रिश्ता डिग्री से नहीं होता है कि डिग्रियां बराबर वाली डिग्रियां जो हैं वो आपके लड़कों में हों, वैसा नहीं है। लेकिन कुछ तो मैच हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और वो अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो और मैच अगर ना हो तो मामला जो है वो बिगड़ जाता है। ये समझने की बात है कि किस तरीके से यहां पर हमको ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से लड़के जो हैं वो तालीम से नाता तोड़ रहे हैं। इस्लाह माशरा की शुरुआत कहां से करेंगे? हमारे बोले कि बहुत देर हो चुकी है। सब लड़के जो हैं वो पावर लूम में इधर उधर और नाके नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं, होटलों में बैठे हुए हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो नहीं कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल मुमकिन है वो। तो उसका शुरुआत कहां से करेंगे? नंबर एक ये कि बेटों की पैदाइश पर मिठाई बांटना बंद कर दो। अरे बेटा हुआ है और वहीं से उनका इंपॉर्टेंस शुरू हो जाता है। नंबर 2, बेटों को बुढ़ापे की लाठी समझना बंद कर दो। अरे वो बुढ़ापे की लाठी है, बाद में संभालेगा नहीं, बाद में हमको कुछ देगा नहीं, है ना, फिर वो चला जाएगा कहीं पर। आपने अगर सत्क दिल से अपने बेटे की तरबियत की है तो आपका बेटा दूर से देखो ये मेरा बेटा है, इतना काफी है, और नहीं जाएगा कहीं पर भी। तो बुढ़ापे की लाठी मत समझो। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिस्क देने वाला है। आपका बेटा आपको रिस्क नहीं देने वाला है, इसलिए उसके हर चोंचले हर चीज जो है वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। और नंबर 3 ये कि जो सख्तियां आप अपनी बेटियों के साथ में करते हैं वही सख्तियां आप अपने बेटों के साथ में कीजिए। बेटी से कैसा कहते हैं कि वो बेटी जब कहती है कि मैं आज जो है अपनी सहेली को जरा ये किताब देने को जा रही हूं, तो अम्मी कहते हैं ठीक है, 5 मिनट जाने में, 5 मिनट आने में और 2 मिनट बात करने में 12 मिनट के अंदर वापस आ जाओ। वो बेचारी 11 मिनट में वापस आती है। जब बेटा कहता है अम्मी दोपहर के 3 बजे, अम्मी जरा मैं बाहर जा रहा हूं, मैं 7 बजे आ जाऊंगा, तो वो माँ कहते 7 बजे को 9 बजे आ जाए। 9 बजे 7 बजे काय को आ रहा है? फिर वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या उसके कंपनी को, और उसको और ग्लोरीफाई करते हैं। अरे मेरा बेटा अभी से, वो अभी 10वीं पास हो गया, लेकिन वो बम्बई क्या पूना वहां से अकेला जाके घूम के आता है, 2-3 दिन घूम के रह के आता है। किसके साथ रहता है, क्या रहता है, कुछ पता नहीं। बाहर के लोगों से मालूम पड़ता है, सुन लीजिए, बाहर के लोगों से मालूम पड़ता है कि बेटा जो है वो काम से गया है, बिगड़ा हुआ है। बाहर के लोगों से मालूम पड़ता है। तो फिर घर में महफिल जमती है, दादा दादी नाना सब मीटिंग जमती है कि भाई ये बेटा अभी काम से गया, पढ़ता नहीं है, ये नहीं है, अभी क्या करने का। तो जहां दीदा लोग, दुनिया देखे हुए लोग एक ही फैसले पे आते हैं कि अभी ये बेटे की शादी कर दो। एक ही फैसला, शादी कर दो। समझे कि नहीं? अच्छा, वो लड़की वाले को बताते नहीं कि उसके घर में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो तकर्रुर हो रहा है, वो काहे के लिए? एक बिगड़ी हुई गाड़ी को ठोक ठाक करने के लिए मैकेनिक के तौर पर वो बुलाई जा रही है। ऐसा उसको बताते नहीं है। और किसी गरीब की बेटी को उसको जो है वो लेके आते हैं। और जिसको दादा दादी नाना नानी अब्बा ये सब ठीक ठाक नहीं कर सके, वो गरीब की लड़की आप पकड़ के लेके आ रहे हैं। और ऐसे नट्ठू बेटों को माएँ जब दुल्हन ढूंढने को निकलती हैं तो देखने को बड़ा नजारा लेता है उनको। ये अभी रिश्ते तय हो रही हैं शादी.com पे,
टाइम्स ऑफ इंडिया के मैट्रिमोनियल केस के ऊपर, उस पर रिश्ते तय हो रहे हैं, तो उसमें क्या लिखते हो? रिक्वायरमेंट में क्या लिखते? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये नहीं बताते कि उनका बेटा जो है वो एक्सट्रीमली बेवकूफ है, वो नहीं बताते। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल चाहिए इन टू। उसके लिए लड़कियां पढ़ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं, लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, उसके लिए हमको हमारे एटीट्यूड में फर्क करना है। और वो लड़की है लड़का है, आमतौर पर हमारे वालिदैन ये कहते सुनाई देते हैं कि हमारी औलाद जो है वो नेमत है, औलाद नेमत है, औलाद नेमत है। ए जरा बदली करो, इस ख्याल को चेंज करो। औलाद सिर्फ नेमत नहीं है, तो औलाद क्या है? औलाद अमानत है। औलाद अल्लाह की अमानत है आपके पास। वो लड़का है या लड़की है, अमानत है। तो अगर वो आवारागर्दी कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये अब मामला यहां पर ये आता है, चाहे लड़के हो लड़की हो। लड़कियों को भी एक 10वीं तक कुछ पढ़ा दिए, उसके बाद में जो ड्रॉप आउट होके स्कूल छोड़ के जा रहा है कहीं पर। लड़कियों को भी स्कूल से जो है वो खारिज कर रहे हैं, आगे नहीं पढ़ने का। ऐसा आज इस मुल्क में कई ऐसे कैंपस हैं, कई ऐसे कैंपस हैं कि जहां पर लड़कियों के अपने हॉस्टल्स हैं, लड़कियां वहां पर महफूज हैं। सॉरी, लड़कियों के अपने कैंपस हैं। लेकिन होता क्या है, सुन लीजिए, ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए हमारी जो प्लानिंग है, हम उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। और वो होता ये है कि हमारे यहां पर हर चीज के लिए बजट बनता है सिवाय तालीम के। तालीम के लिए बजट हमारे यहां पर बनता नहीं है। अब ये वक्त आ गया है कि तालीम के लिए हम बजट बनाएं। और उसके लिए करना क्या है? हमारे ट्रस्ट में अभी 2 दिन पहले एक माँ आई थी अपने बेटे को लेकर। कल सुबह 11 बजे तक 70,000 रुपये की इसकी फीस भरनी है। अरे बाबा, हमारी ट्रस्ट की मीटिंग होती है, सब होता है, कैसे 11 बजे तक? तो मुझे कि ये बच्चा जो है 18 साल पहले पैदा हुआ है, कल रात में पैदा नहीं हुआ है कि अभी आप उसको सरगर्म हुए फीस ढूंढने के लिए। आला तालीम अब सिर्फ महंगी महंगी है। उसके लिए हर किस्म की तालीम के लिए हमको जो है वो बजट बनाना जरूरी है। और बजट का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए, उसका मतलब होता है बचत। और बचत का हमारे यहां पर मुसलमानों में हमारा तस्वुर जो है वो खवातीन ने और मर्दों ने उसको जहन से निकालना है। बचत का मतलब हम ये समझते हैं एक दिन चप्पड़ फटेगी, एक दिन लाखों रुपए मिलेंगे, एक दिन बहुत, एक दिन लॉटरी लगेगी, एक दिन ऐसा होगा, नहीं। और इस वजह से कई गलत किस्म के पॉन्जी स्कीम्स आते हैं। 2 साल में पैसा डबल, 3 साल में पैसा डबल। कई लोग उसमें अपने जो हैं वो अपनी कीमतें जो अपनी जो पैसा जो है वो गंवा चुके हैं, पैसा डबल टिबल होने के। इसमें बचत ऐसी नहीं होती है। ख्वातीन और हज़रात, मैं आपको बचत का तस्वुर दे रहा हूं। बचत यह है कि घर में अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो जितने बच्चे हैं उतने मनी बॉक्स गल्ला लगाइए। और जैसा बच्चा पैदा होता है वैसे ये गल्ला लगाने का उसके नाम का, भाई ये रिजवान है, ये शबाना है, ऐसा आप ये कर लीजिए, ठीक है। और उसमें रोजाना 5 रुपए डालिए, रोजाना 5 रुपए डालिए तालीम के लिए, सिर्फ तालीम के लिए। ये अभी 2 महीना पहले ये खातून को जब मैं कह रहा था, एक माँ को, तो बोलते क्या सर, रोजाना 5 रुपए हम कहाँ से लाएंगे, रोजाना 5 रुपए हम कैसे बचाएंगे? तो रोजाना 5 रुपए बचाने का मतलब यह है
कि रोज एक रोटी कम खाने की, तो 5 रुपए बचते। वो कहने लगी मेरे 4 बच्चे, तो मैंने कहा 4 रोटी कम, तो बोले उतने ही मैं रोटी खाती हूं, तो 4 रोटी कम यानी मैं खाऊं नहीं। कामयाबी जिस सिक्के का एक रुख है, उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है कुर्बानी। हम कामयाबी तो चाहते हैं अपने बच्चों की, ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं, कैसे मुमकिन है। उस मां को जवाब जो मैंने दिया था वो आपको सुना रहा हूं मैं, कि वो कह रही थी कि 4 मेरे बच्चे हैं, आप बोल रहे हैं कि एक एक रोटी कम खाओ और 5-5 रुपए डालते जाओ उसमें, तो 4 चपाती अगर मैं कम खाती हूं मतलब मैं खाऊं ही नहीं। खातिन हजरात, हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सुन्नतें हैं जो हैं उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दाहिने हाथ पे सोते थे, हम दाहिने हाथ पे सोते हैं। नरम इससे गुफ्तगू, नरम खाना खाते वक्त जो है वो किनारे से खाते थे, हम किनारे से। हर चीज हर सुन्नत पे हम अमल करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं कि कब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी अदा करेंगे। और कौन सी सुन्नत है वो? पेट पर पत्थर बांधने की सुन्नत हम कब अदा करेंगे? वक्त आ गया है अपने बच्चों की तालीम के लिए। उस 4 बच्चों की मां को भी मैंने यही जवाब दिया था कि पेट पर पत्थर बांधने की सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करने का वक्त आ गया है तालीम के लिए। अगर हमको वाकई यहां पर जीना है तो हमको ये करना ही पड़ेगा। तो पेट पर पत्थर बांधने की सुन्नत हमको अदा करने की है। बचत का तस्वुर ये नहीं है ख्वातीन हज़रात, एक दिन छप्पर फटेगी, एक दिन लाखों रुपए, एक दिन कोई जैकपॉट लगेगा, एक दिन कोई लॉटरी लगेगी, एक नहीं है। नस्लें हमारी तबाह हुई हैं इस किस्म के बचत के तस्वुर से। बचत का सही तस्वुर सिर्फ यही है, और यह कि जितने बच्चे आज, अगर मैं समझो मेरा ये प्रोग्राम कामयाब रहा, अगर आज ही आपने मनी बॉक्स जाते वक्त वो प्लास्टिक के बॉक्स आपने खरीदे, हर एक के उसके ऊपर अपने बच्चों के नाम लिखे, रोज के 5 रुपए, बच्चा आपका पैदा होकर 5, उसके पहले 2 से 3 साल की फीस अदा हो जाएगी जब कॉलेज जाने तक। 5 रुपए से 5 रुपए का एक करिश्मा है। ये हमको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें यहाँ पर तालीम के लिए अब हमको बजट इस तरह बनाना ही है। बच्चे, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। हम बात कर रहे हैं कुछ करियर्स की वगैरह, उस पर जरा सा आ रहा हूँ जो खास तौर पर लड़कियों को जिसमें जाना चाहिए और उसके लिए हमको ये करना है। तो उससे पहले एक डफली बजाई जा रही है हमारे माशरे में कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, इसलिए हमारी तरक्की नहीं हो रही है। और कई बच्चियां जो आगे पढ़ना चाहती हैं, कई लड़के लोग भी पढ़ना चाहते हैं, उनको रोक दिया जाता है। हम इसको करके फिर हम कोर्सेस और करियर्स जो खास तौर पर लड़कियों के लिए हैं, हम उसकी बात करेंगे। कोर्सेस और करियर जो हैं उसमें देख लीजिए, उसको आने से पहले तासुब की बात करेंगे। ये तासुब हो रहा है, हम देख रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, भाजी तरकारी बेचने वाले को भी मारा पीटा जा रहा है, नाम पूछ कर वगैरह वगैरह। लेकिन तालीमी महाज पे होता है क्या? मैं उसके 3 मिसालें दूंगा कि नहीं होता है। हिंदुस्तान भर में 17.5 लाख बच्चे इम्तिहान देते हैं एसएससी का। 17.5 लाख बच्चे महाराष्ट्र में 17.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं एसएससी का। उन 17.5 लाख बच्चों पर हमारे बच्चियों ने टॉप किया है। तनवीर मनियार, जरीन अंसारी, बिलाल मिस्त्री, सबा खान, वाजिदा कारीगर, अल्मास सैयद, ये वो लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने 17.5 लाख बच्चों पे टॉप किया है। उनको रोक सकते थे वो। कई दिन पहले मालूम पड़ता है जब टॉपर लिस्ट बनती थी तब भी और अभी भी
कि ये टॉपर जो है 100% मार्क्स लेने वाले ये वगैरह, ये कौन है ये? उनके पेपर मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कहाँ कहाँ जा सकते थे, गए भी होंगे। उन बच्चों ने क्या किया कि तासुब की जो दीवार थी उससे बड़ी जंप लगाई, तासुब धरा के धरा रह गया। तासुब होता होगा, लेकिन तासुब का अंधेरा जितना गहरा है, अपनी काबिलियत का उजाला उससे सिवा कर दो। तासुब अगर एक्स है, डिस्क्रिमिनेशन अगर भेदभाव अगर एक्स है, अपनी ताकत को 2x बनाओ। दूसरी मिसाल मैं दूंगा, तासुब हमारे यहां पर जो डफली बजाई जाती है वो यूपीएससी के एग्जाम के ताल्लुक से वो है सिविल सर्विसेज के इम्तहान के ताल्लुक से हमारे यहां पर एक डफली बजाई जाती है कि हमारे बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जाम में पास होते हैं, मेन एग्जाम में पास होते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो जब देखते हैं कि मुसलमान हैं तो उनको वहां पर रोक दिया जाता है या फेल कर दिया जाता है। ये भी 100% गलत, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। सुन लीजिए, सिविल सर्विसेज के इम्तहान में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है और मेन एग्जाम है, इन दोनों को मिलाकर 1850 मार्क्स रहते हैं। 1850 मार्क्स का एग्जाम, दोनों एग्जाम होते हैं। इंटरव्यू सिर्फ 275 मार्क्स का रहता है। फर्ज कीजिए वहां पर इंटरव्यू लेने वाले सभी लोगों ने ही ये तय कर लिया ये बच्चा या बच्ची मुसलमान है, इसलिए उसको हमको 0 देने का, 0। तो वो 1850 में से हमको अच्छे मार्क्स लेने से रोका कौन है? अच्छा, 1850 में से हम 1650 मार्क्स अगर ले रहे हैं और फिर भी अगर वो 0 दे रहे, वो पूरा बोर्ड जो है बर्खास्त हो जाएगा, वो फायर में हो जाएंगे। अरे ये इतने कैसे फेल हो गए? वो थ्योरी में 1700 मार्क्स लेने वाला बच्चा जो है 1850 में से ये इंटरव्यू में फेल कैसा हो गया? हो ही नहीं सकता। और ऐसा कोई 0 मार्क्स देते नहीं है। हमारे मदरसे से फारिगीन जाते हैं टोपी दाढ़ी पहने हुए, हमारे जो हैं बच्चे जा रहे, बच्चे कोई नाम से जाहिर है, एक हफ्ता भर पहले इंटरव्यू लेने वाले के पास उनकी लिस्ट जाती है, घुमा फिरा के सवाल वो पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीसरी और आखिरी मिसाल कि तासुब नहीं होता है, वो मैं खुद मेरी अपनी बेटी की एग्जाम्पल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है उसने मेरिट पर 96% मार्क्स मिले, उसको 12th में नीट में उसका स्कोर था। जे हॉस्पिटल में फ्री, 1 रुपया खर्चा नहीं किए, MBBS किया, वहीं से MD किया। और कुछ साल पहले जब MD का रिजल्ट आया मेरी बेटी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी बेटी ने MD के इम्तहान में महाराष्ट्र की तमाम 19 यूनिवर्सिटियों में टॉप किया, अल्हम्दुलिल्लाह, और मुकम्मल हिजाब में रहते हुए। MD के इम्तहान के पहले तरीका समझ लीजिए, 100 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं थ्योरी के। थ्योरी में जो लिखा उसमें उनको मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले उसको। लेकिन जो ओरल एग्जाम जो होता है उसमें 4 एग्जामिनर्स थे, चारों गैर मुस्लिम थे, चारों हिंदू थे। पूरे दिन का इंटरव्यू रहता है, घुमाओ फिरा के सवाल, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। वो चारों एग्जामिनर लिख सकते थे कि इस बच्ची ने एक भी जो है सवाल का जवाब सही नहीं दिया, गलत दिया, 0 0 0, चारों 0 दे सकते थे। लेकिन और वो हिजाब में थी, मुकम्मल हिजाब में। उसकी सहेलियां कहती थी हिजाब में रही तुम तो गए, गई तो गई, फेल तो फेल, लेकिन मैं हिजाब में ही इंटरव्यू दूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजल्ट आया तो वो सिर्फ थ्योरी में सारे पेपर्स में, सारे महाराष्ट्र में टॉप नहीं थी, बल्कि ओरल एग्जाम में भी वो पूरे महाराष्ट्र की 19 यूनिवर्सिटियों की टॉपर थी, अल्हम्दुलिल्लाह। दो गोल्ड मेडल थे, दोनों के दोनों उसको गोल्ड मेडल मिले। आप अगर गूगल पे जाएंगे और मेरी बेटी का नाम टाइप करेंगे डॉक्टर मुजना मुबारक कापड़ी, तो वहाँ पर वो पूरी डिटेल आ जाएगी कि वो टॉपर कैसी है, क्या है। ये सभी तासुब नहीं होता है। ये सियासतदान अपने उससे अपने हाथ सेकते रहते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, उससे सब ये करते हैं, वो अलग बात है।
लेकिन तालीम के मैदान में कोई चाहते हुए भी तासुब नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, इतनी जहानत है कि वो नहीं कर सकता। हम बात कर रहे थे कि तासुब के ताल्लुक से ये बात। अब इसके लिए एक दो बातें और भी इसमें आती हैं, और वो ये है कि ये लड़कियों के लिए हम करियर की बातें करेंगे, और कुछ बातें आ रही हैं बहुत अहम बातें। आपके बच्चे जब स्कूल से खारिज होता है, उसके सामने 3 फैकल्टीज हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस में जो बच्चे आते हैं, नंबर 1 वो इंजीनियर बनने के लिए आते हैं। लड़कियां भी इंजीनियरिंग बनती हैं। 73 ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के, उसमें 4 ब्रांचेस सिर्फ लड़कियों के हैं। नकाब में, हिजाब में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो 4 ब्रांचेस के नाम हैं कंप्यूटर्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और बायोटेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और बायोटेक्नोलॉजी। ये 100% जनाना फील्ड बन गई हैं। लड़कियां जा रही हैं नकाब में, हिजाब में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसमें मैथमेटिक्स एक बहुत अहम सब्जेक्ट होता है, जिसमें हमारे बच्चे जो है बिला वजह के भागते हैं। ये दुनिया को हमने दिया मैथमेटिक्स, हमने दिया है एरिथमेटिक, हमने दिया अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री हमने दिया है, इल्म मुसल्लस हमने दिया है। अब बच्चे भाग रहे हैं, उसकी वजह क्या है? मैं आ रहा हूं, उसकी वजह क्या है? और सारे हमारे बच्चों की तरक्की रुकने की बड़ी वजह है क्या है? मैं आ रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारे करियर जो हैं वो मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। इसलिए बच्चों को मैथमेटिक्स से मत भगाओ, मत डराओ। पहली वजह मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगने की पहली वजह ये है, उसका नाम है मैथमेटिक्स का फोबिया, डर और खौफ बिला वजह का। उसकी मिसाल दूंगा मैं। अगर आपने ये खबर सुनी कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 10 लोग मर गए, अब यकीन रखिए कि 3 लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन के एक्सीडेंट से मर गए, कट पिट के मर गए। 7 लोग उस ट्रेन के एक्सीडेंट के खौफ से मर गए, करके मर गए। अगर आपने सुना कि एक स्कूल में 10 बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो गए, अब यकीन रखिए कि 3 ही बच्चे ऐसे थे जो स्लो लर्नर्स थे, जो कमजोर थे, कुन जहन थे, 3 बच्चे, और 7 बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स के खौफ से फेल हो गए। मैथमेटिक्स, अरे पाइथागोरस, अरे किताब को हाथ नहीं लगाया, अरे अरे वो करते बैठे। तो ये मैथमेटिक्स का खौफ जो है, उस पर चौकड़ी मारो, क्रॉस करो, बच्चों के दिल से निकाल डालो अपने। दूसरी वजह जिसकी वजह से, जो मैथमेटिक्स जिसको आता है उसको साइंस भी आ सकता है उसका। मैं खुद मैथमेटिक्स का तालिब इल्म हूँ, मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स से मुंबई यूनिवर्सिटी से, और चूंकि मैं मैथमेटिक्स का तालिब इल्म हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन टीच ऑल सब्जेक्ट्स। कल मेरा पूना में आजम कैंपस में टीचर्स के लिए लेक्चर है। टीचरों के लिए मेरे बेशुमार लेक्चर्स हो चुके हैं। टीचरों को जब मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें मैं तारीख कैसे याद करने की, तारीख के डेट्स कैसे याद कराने की, जोग्राफिया में वो मैप देता हूँ, और वो जो है आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, है ना, ये सिक्किम, ये रियासतें भी कैसे पहचानने की, रटे बगैर, समझे बगैर, जोग्राफी में कौन से दरिया के हाँ, कौन से पहाड़, ये कैसे याद कराने की मिनटों में। ये जो सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं, उसकी वाहिद वजह यह है कि मैं मैथमेटिक्स का तालिब इल्म हूं। वो मुझे एक टॉनिक की तरह काम करता है। इसलिए मैथमेटिक्स अपने बच्चियों को स्ट्रांग बनाइए। दूसरी वजह मैथमेटिक्स मुश्किल लगने की ये होती है कि हमारे बच्चों के जो है वो बेसिक्स वीक है, फंडामेंटल्स, बुनियादें कमजोर है। अभी गवर्नमेंट की मेहरबानी से सब बच्चे आपके जो हैं 8वीं पास हो गए, स्कूल की मेहरबानी से वो 9वीं पास हो जाते हैं, 10वीं में आके बैठ जाते हैं। टीचर जो है वो पढ़ा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो बच्चे को जो है, आपकी बच्ची को 7 का पहाड़ा भी नहीं आ रहा है, सब बम्पर जा रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है। टीचरों की सारी मेहनत पानी में मिल रही है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बुनियादें कमजोर हैं। उसका इलाज है, मैं खाली बीमारी बता रहा हूं, उसका इलाज है।
अभी एसएससी के बाद भी आपके बच्चे जो है, एसएससी के बाद 2 महीने का पीरियड होता है कॉलेज में दाखला लेने के लिए। 2 महीने एडमिशन चलते रहता है। उस वक्त क्या कीजिए, जैसे ही एग्जाम हो गया 2-4 दिन हुल्ला गुल्ला कर लिया, यहाँ वहाँ ढाबे में जाके खाना खा के आ गए, फिर उसके बाद में जो है वो किसी टीचर या ट्यूटर को पकड़िए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी ये बेटी जो है वो गलती से एसएससी का इम्तहान दे के आई है, लेकिन हकीकत ये है कि उसको 2 का पहाड़ा भी नहीं आता है। वहाँ से शुरू करो, पहाड़े से लेकर तो जमा नफ़ी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये होते होते फैक्टराइजेशन, होते होते जो है स्क्वायर, सर्कल, वहाँ से होते होते पाइथागोरस, वहाँ से होते होते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। 2 महीने में मुंह मांगी कीमत दीजिए उस टीचर को। 2 महीने में वो आपका मैथमेटिक्स का जो भी डर खौफ था वो उसमें से निकाल देगा। समझ गए? ये 2 महीने में गारंटेड। ये नुस्खा मैंने कल रात में बैठ के लिखा नहीं है, ये बरसों से मैं कर रहा हूं। और वो बच्चे जो मैथमेटिक्स से डरते थे, वो सबसे बड़े मैथमेटिक्स के फील्ड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। इतना खौफ उन्होंने जो है वो निकाल दिया। तीसरी और आखिरी वजह मैथमेटिक्स मुश्किल लगने की, उसकी वजह क्या है? हमारे बच्चों की स्टडी करने का तरीका गलत। इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, एक लॉन्ग नोटबुक लेते हैं, एक समझो एक एक्सरसाइज, एक मश्क है, उसमें 10 सवाल हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल उसमें से लंबी नोटबुक पे हल कर देते हैं। फिर क्या बोलते हैं, फिर जो बोलते हैं वो गलती करते, फिर क्या, वो दूसरा वो भी वैसा ही है, वो तीसरा वो भी लगभग वैसा है, चौथा वो जमा नफी, 5वां मेरे को आता है, 6ठा मैं एग्जाम में कर लूंगा। एक सॉल्व किया और 9 सवाल जो है वो सॉल्व नहीं कर रहा है। वजह क्या है? एक तो वो मेहनत से जी चुरा रहा है, एक वजह है। एक वजह ये भी है कि एक मश्क के लिए क्या मैं 200 पेजेस की एक नोटबुक खराब करूं? आज जाते जाते आप डजन्स के हिसाब से लॉन्ग नोटबुक्स खरीद के जाइए। लॉन्ग नोटबुक्स डजन्स के हिसाब से, 2-3 नहीं। M1, M2, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2। बोला ये घबराने का नहीं, एक मश्क के लिए एक नोटबुक चलेगा। पूरे किताब के पूरे मैथमेटिक्स सब सॉल्व करने के लिए एक क्लास में 20 नोटबुक चलेगा। ये आपकी तरफ से पीठ थपथपा बनो कितना, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जिसका मैंने जिक्र किया, मेरी बेटियां जो डॉक्टर हैं, उनको डॉक्टर बनना तय था, उनका रुझान ही था, उन्होंने मैथमेटिक्स छोड़ा नहीं था। जानते हैं वो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कैसे करती थी? स्लेट पेंसिल पे, तख्ती पे। मेरे घर में कागज की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में कागज जो है वो किलो के हिसाब से नहीं, रिम के हिसाब से आता है, क्योंकि इतना मुझे लिखने का रहता है। हर संडे को मुझे कॉलम लिखने का रहता है, इतने मज़ामीन लिखने के पड़ते हैं, हजारों, तो मैं इतना आता है। लेकिन फिर भी वो तख्ती पे क्यों करती थी? क्योंकि उसका तरीका ही वही है। आप खाते हैं नूडल्स, क्या करते हैं, उसको कांटे में डाल के ऐसा खाते हैं, कैसा हाथ मार के खाते हैं? नहीं ना। दाल आप लेते हैं, क्या करते हैं, उसको चावल के ऊपर दाल लेते हैं, कैसा कप लेके करते हैं, ऐसा नहीं। हर एक तरीका है। मैथमेटिक्स और साइंस का तरीका सिर्फ यही है कि मश्क मश्क मश्क, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से भागते हैं। एक वो जो बच्चे आपको बेवकूफ बनाते हैं, 10 सम है, 10 सवालात हैं, 10 के 10 सवाल एक जैसे नहीं होते हैं। 6ठी क्लास से लेकर तो आगे एमटेक, बीटेक, एमटेक सब जगह पर तरीका एक ही होता है। अगर 10 सवालात हैं, पहले 4 सवाल आसान किस्म के, लगभग एक जैसे। सवाल नंबर 5 से डिफिकल्टी लेवल शुरू होता है। 5 और 6 डिफिकल्ट, 7 और 8 ट्विस्टेड, घुमा फिरा के, ऐसा खाने का तो ऐसा। 9 और 10 स्मार्ट क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, जो जिसने अच्छी तैयारी की है, रट्टा नहीं मारा है, रटा नहीं है, वो कर सकता है। ये फॉर्मेट होता है। आपका बच्चा अगर एक सम सॉल्व करता है और बोलता कितने सॉल्व करूं, सब करो, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस मतलब प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अब ये मैथमेटिक्स का
सबसे बड़ा दुश्मन क्या है जो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा? सबसे बड़ा दुश्मन जो मैथमेटिक्स को बात पसंद नहीं है वो है गैर हाजिर रहना। आपके बच्चे गैर हाजिर अगर रहते हैं, आप बड़ा ख्वाब मत देखो। लड़का है तो वो कोई वेटर बनाने का सोचो, फिर लड़की है तो उसको फिर सिलाई बुनाई कताई ज्यादा से ज्यादा मेहंदी करा दो, बिठा दो। फिर बड़े ख्वाब मत देखो। तो क्यों बड़े ख्वाब नहीं देखने? अगर बड़े ख्वाब देखने का है तो किसी भी हालत में आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल से गैर हाजिर नहीं रहनी चाहिए। गैर हाजिर रहने की और वजूहत भी क्या? लड़कियों के स्कूलों में गैर हाजिर रहने की एक ही वजह, या तो वो मंगनी या शादी, बस। क्यों? दिमाग में ठोंस के रखा है हमने, एक दिन उसको भी दुल्हन बनने का है। तो वो दौड़ती है बेचारी, जो दुल्हनें बनी हैं कैसी सजी सजाई हैं, वो देखने के लिए दौड़ती हैं, क्लास छोड़ के, स्कूल छोड़ के, है ना। तो ये जो है ये गैर हाजिर रहना। हाजिर, देखिए हम जब हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा, हाजिर हूं अल्लाह, मैं हाजिर हूं। अल्लाह को बिल्कुल पता है कि हम हाजिर हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं अल्लाह को, अल्लाह हम जिस्मानी तौर पर भी सिर्फ नहीं, हर लिहाज से हम हाजिर हैं। आपके बच्चों की हाजिरी ये माने रखती है। कॉलेज में जाने के बाद कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो बताएंगे अरे वो प्रोफेसर है ना, उसके बराबर लेक्चर नहीं है। उन्हें कमजोर से कमजोर जो लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर जो होता है, उस कमजोर से कमजोर टीचर और लेक्चरर के इसमें भी 2-3 पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जो किसी डाइजेस्ट में, किसी गाइड में, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। बुखार में तप रहे हैं, पूरा भिवंडी जो है वो बरसात में बिल्कुल लबालब हो गया है, सब हो गया है, उसके बावजूद अपने बच्चों को गैर हाजिरी की बीमारी जो है उससे बचाइए। जो गैर हाजिर रहते हैं वो आगे कुछ नहीं कर सकते। हम बात कर रहे थे खाली एक इंजीनियरिंग की, इसके जिसमें मैथमेटिक्स हम हवाले से बात करें। आपके बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, नीट का एग्जाम कंपलसरी है। अब जरा गौर कीजिए इस बात पर। मेरी आखिरी बातें आ रही हैं, मोबाइल पे भी आने वाला हूं मैं, जरा रुकिए। कि नीट का एग्जाम जो है वो दिए बगैर आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। नीट का एग्जाम जो है वो सीबीएसई लेवल का है। हमारे स्कूलों में, जूनियर कॉलेजों में जो है वो 12th का सब पढ़ाया जाता है, ऐसे स्टेट बोर्ड का पढ़ाया जाता है। सॉरी, सीबीएसई का, नीट का एक लफ्ज भी पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए जरा कान खोलकर सुन लीजिए, इसलिए नीट के एग्जाम के लिए, इंजीनियर बनने के लिए भी जेईई का एग्जाम होता है, जेईई का मेन और एडवांस एग्जाम। ये दोनों सीबीएसई लेवल के ये हैं, इसलिए उसको क्लासेस जरूरी हो जाते हैं। यहां क्लासेस बीमारी नहीं है, क्लासेस जरूरत है। चूंकि स्कूलों में वो सिलेबस पढ़ाने का कोई नज्म नहीं है, इसलिए क्लासेस वो उनकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, तो क्लासेस जरूरी होती हैं। अब सुन लीजिए, क्लासेस 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की क्लास रहती है। अब 5 लाख वाली क्लास सबसे अच्छी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 1 लाख वाली क्लास भी अच्छी होती है। 1 लाख रुपए भी कहां से आ जाएंगे? इस लॉकडाउन में वगैरह सबकी जेबें खाली हैं, मामू चाचा फूफा कोई 1 लाख रुपए नहीं देगा। तो 1 लाख रुपए कैसे हासिल करने के? सुन लीजिए, एक कागज लीजिए, एक लिस्ट बनाइए। 1 लाख रुपए लेकर कोई बैठा नहीं है, लेकिन 10 लोग 10-10 हजार रुपए लेके बैठे हैं, आपको हेल्प करने को तैयार है। उसमें सबसे पहले हमारे ट्रस्ट का नाम लिख दीजिए। हमारे ट्रस्ट का नाम है अल-हम्द एजुकेशनल ट्रस्ट, मोरलैंड रोड, मुंबई सेंट्रल। 10,000 रुपए हम आपको देंगे, पहला नाम ये। नंबर 2 और रफीक चाचा, नंबर 3 शफीक मामू, सबके मोबाइल नंबर के साथ। और सबके बाद बताइए
वो चोरी छुपे की बात नहीं है। वो ना आप जब चोरी छुपे करते हैं तो बोले अरे मेरे से भी 10,000 लिए, मेरे कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं है। बोले कर्ज से हंसना दीजिए, ये इन्होंने दिया है आप भी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, वलीमे की दावत के लिए कर्जा निकालने का चलन अल्लाह के लिए खत्म कर दीजिए। कर्जा लेने का चलन शुरू कीजिए, ये उसके करियर के लिए, करियर प्लानिंग के लिए, उसका मुस्तकबिल बनाने के लिए। मैं क्यों आ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए जरा। कर्जा वहां पर लीजिए, वलीमे की दावत के लिए, शादी के लिए कर्जा मत लीजिए। होता क्या है सुन लीजिए, बिल्कुल झोपड़पट्टी झुग्गी झोपड़ी में जो फैमिली रहती है उसके यहाँ पर भी अचानक शादी का अगर आ गया तो एक कबर्ड, एक पलंग, कुछ बर्तन, 5 जोड़ी कपड़े और 25 लोग की खाने की दावत, 2 लाख का बजट बनता है। 2 लाख वो करने की बजाय 1 लाख रुपया आप क्लासेस पे खर्चा कीजिए। अब वो लड़की जो है वो अपने खर्चे से 10 लाख में शादी कर लेगी। मेरी बेटियों की जब शादी क्या कहेंगे, निकाह हुआ सिर्फ मस्जिद में, सभी लोग बोल रहे बड़ी बड़ी बातें करते, आप देखते हो कैसे करते। बड़े बड़े डॉक्टर लोग आ गए, बॉम्बे हॉस्पिटल्स के और कहां के बड़े बड़े डॉक्टर, जिसमें आखिरी जहां इंटर्नशिप कर रही थी, सारे डॉक्टर्स मस्जिदों में आ गए, वो छुआरे के ऊपर खा के चले गए। कोई किसी किस्म की कोई शोशा नहीं है, किसी किस्म की कोई ये दावतें नहीं हुई। दावत वलीमा जो सुन्नत है वो घर के मुश्किल से 30 लोगों में हुआ। जो लोग अफोर्ड कर सकते उन्होंने ये करना चाहिए, जो उन्होंने बताना चाहिए कि ये करना चाहिए। फिर क्या करते हैं, मारवाड़ियों से कर्जा लेते हैं महीने के 5,000, 5% 10% पर। और एक बाप जो है वो एक एक बेटी का कर्जा 6 से 7 साल तक अदा करते रहता है। हमारे यहां पर शादी की शुरुआत ही गलत होती है। कैसे आप ये करेंगे, उस पलंग पे वो बेटी जो है वो खुशी से कैसे सोएगी, आंसू रोएगी हो कि उसे पता है कि उसके अब्बा ने जो है वो कितना कर्जा लिया है उसके लिए। कैसे सोएगी उसके ऊपर खुशी के साथ में। शुरुआत ही गलत कि वो बहू जो है वो रोते हुए अपने घर में एंटर हो रही है। उसे पता है एक एक चीज जो है उसके अब्बा ने कितने कर्जे से हासिल कर ली है। उसका हल सिर्फ एक ही है, सुन लीजिए। रिश्तों की बात आ रही है, बहुत अहम बात आ रही है सामने आपके, सही या गलत, लेकिन यह है हमारे यहाँ पर जोड़ियाँ लगाओ। जैसा हमारा स्कूलों में होता है, हमारे यहाँ पर स्कूलों में जो होता है वैसा ही मामला है, जोड़ियाँ लगाओ। कि अगर एक मैच द फॉलोइंग, अगर लड़की डॉक्टर है तो उसको रिश्ता आता है डॉक्टर का, इंजीनियर है तो इंजीनियर का, आर्किटेक्ट तो आर्किटेक्ट का, प्रोफेसर तो प्रोफेसर का। अगर कुछ भी नहीं है, 12वीं 13वीं पास है तो रिक्शा ड्राइवर का रिश्ता आता है। रिक्शा ड्राइवर समझे क्या, पान तंबाकू वाले। मैं सभी रिक्शा, उसमें कोई उनके प्रोफेशन को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, इज्जत की कमाई वो भी। लेकिन मैच है क्या कि इंतहाई संजीदा लड़की कुछ सोच रही है ना, और उसको मैच क्या है, MA BA लड़की और लड़का और रिक्शा ड्राइवर और रुमाल लेके आता है इधर, ए क्या बोलती तू, चलेगा क्या? कोई मैच है, लड़का नहीं सिर्फ आपको ढूंढने का है, मैच ढूंढने का है। ये सही या गलत लेकिन है। कहीं कहीं पर हमारे अकाबरीन ये भी कहते हैं नहीं, ये 2 जोड़ी कपड़ों पे भेजो, 2 जोड़ी कपड़ों पे, कुछ नहीं चाहिए हमको। चुपके से देखते हैं सैलरी स्लिप, अरे बाप रे, तो अनएडेड स्कूल की टीचर है, अच्छा है, कितना 7,000 रुपये पगार है। फिर वो उधर वो लड़की उसको 50,000 पगार है, वो गई गुजरी लड़की हो, कोई भी होगा सही नहीं होगा, लेकिन सैलरी स्लिप मैच कर रहे, सैलरी स्लिप देखी जाती है। अब उसके इस्लाह माशरा के लिए हमें करने तक कई नस्लें खत्म हो जाएंगी। एक रास्ता जो आपके हाथ में है, जो हमारे हाथ में है, उसको हम करेंगे, और वो क्या कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे,
हर हालत में पढ़ाएंगे। किसी के रिक्वायरमेंट है, हाँ इतनी ज़्यादा पढ़ी भी उतनी ज़्यादा पढ़ाएंगे, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देंगे, उसके लिए फाका करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन लड़कियों को हम जो है वो पढ़ाएंगे, गैर हाजिर नहीं रखेंगे। उनकी जो ज़रूरियात हैं, कापियाँ हैं, किताबें हैं, एक एनसीईआरटी की जो बुक्स आते हैं वो बुक्स का पूरा सेट आता है 2500 रुपये का। हमारे ट्रस्ट से हम देखते हैं बच्चा वाकई काबिल है, हम बुक्स के लिए भी पैसा देते हैं अगर वो वाकई काबिल हैं तो हम बात कर रहे थे कि ये इस तरीके से इन करियर्स को मैं अपनी बेटियों को पढ़ाइए। चंद मिनट बाकी हैं मेरे पास में। इसके अलावा आर्किटेक्ट बन सकती हैं लड़कियां, बन रही हैं आर्किटेक्ट। हमारे ट्रस्ट की ख्वाहिश हमेशा रहती है कम से कम 8-10 मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो आर्किटेक्ट बने, और बन रही हैं। उसके आगे जो है वो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी हम मदद करते हैं। हमारे ट्रस्ट से लड़कियां करती हैं, ये लड़कियों के प्रोफेशन में। एमबीए का नाम सुना है आपने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किसी कंपनी के सिर्फ वो मैनेजर नहीं सीईओ तक बन जाती हैं लड़कियां, बन रही हैं, नकाब में हिजाब में बन रही हैं। एमबीए के लिए 12 ब्रांचेज हैं जिसमें लड़कियों ने अपनी काबिलियत से, अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी महारत से, अपनी मेहनत से 2 ब्रांचेस पे लड़कियों ने कब्जा कर लिया मुकम्मल, नकाब में हिजाब में जा रही है। नंबर 1 ब्रांच है HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, और नंबर 2 है सिस्टम्स। इन दोनों में लड़कियां ही लड़कियां जा रही हैं। ये अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं, कई गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट से नहीं, आपके यहाँ पर भी 2-3 ऐसी दुकानें खुली हुई हैं भिवंडी में, वहाँ से नहीं, मैं नाम बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 होता है IIM अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता। नंबर 2 जो होता है जमुनालाल बजाज, चर्चगेट। नंबर 3 जो है सिडनम कॉलेज, फोर्ट। नंबर 4 जो है वो है VJTI माटुंगा। नंबर 5 जो है वो SP जैन अंधेरी। नंबर 6 जो है नरसी मोंजी खारगर, नई मुंबई। यहाँ से आपके बच्चे MBA करते हैं, 2 लाख से लेकर 13 लाख की फीस है। 13 दूनी 26 लाख। आपको ये आ जाएगा, 26 लाख कहाँ से लाएंगे आप? खाली वो नाटा का एग्जाम पास करके आ जाइए, 26 लाख का चेक तैयार है, और वो आपको कर्जा मिलेगा। 26 लाख अदा करने के लिए आपको 26 साल नहीं लगेंगे, 10 महीने में 26 लाख रुपए का कर्जा आप अदा करते हैं, और हर 1 तारीख को फिर पैसा छापने का है। बड़ा ख्वाब दीजिए अपनी बच्चियों को। आखिरी जो करियर की बात कर रहा हूं वो है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आपकी बच्चियां जो हैं वो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स वगैरह बन जाती हैं, जो ये मुल्क पूरी चलाती हैं। सुन लीजिए ख्वातीन हजरात, ये UPSC का एग्जाम एक वाहिद एग्जाम है, वाहिद एग्जाम है कि जिसमें फेल होने में भी फायदा है। यानी हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में सबके तवज्जो यहाँ पर सुन लीजिए, इस एग्जाम की तैयारी में आपके पास में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मेटल, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, करंट अफेयर्स, उसके ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आता है कि अगर आपके बच्ची अगर फेल भी हो गई तब भी हमारे मोहल्ले में एक लड़की ऐसी तैयार होती है कि जो कलेक्टर से बात कर सकती है, जो डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर सकती है। उसके पास इतना सारा नॉलेज आता है, सारी पॉलिसियां तय करती हैं। आपके स्कूल के 10 साल और कॉलेज के 5 साल, 15 साल में जो नॉलेज आपके बच्चों को मिलता है उसके एग्जैक्टली 10 गुना नहीं, 100 गुना नॉलेज इस एग्जाम की तैयारी में मिलता है। इस एग्जाम की तैयारी में टोटल खर्चा आपका 2000 रुपये आता है। 2000 रुपये के 2 बुक्स हैं टाटा मैकग्रो की, जनरल स्टडीज की, वो खरीदो और पढ़ाई जो है वो शुरू कर दो। पढ़ाई करने की टेक्निक ये है बच्चों, ख्वातीन हजरात के अपने बच्चों को सिखाइए, रात को सोने से 5 मिनट पहले ये रोज की प्रैक्टिस बनाइए। सुबह उठ के नहीं, वो गलत प्लानिंग है। सुबह उठ के बिल्कुल नहीं। रात को अगर आप 11 बजे आपके बच्चे सो रहे हैं तो 11 में 5 मिनट कम, 10:55 को एक छोटे कागज के ऊपर टाइम टेबल बनाइए। सुबह 7 से 8:30 उर्दू, 8:30 से
9:15 नाश्ते का ब्रेक, 9:15 से 10:15 इंग्लिश, 10:15 से 10:30 ब्रेक, है ना, 10:30 से 12 इंग्लिश। ऐसा टाइम टेबल रफली बना के रखिए। पहले पहले आपके बच्चों का टाइम टेबल 50% कामयाब हो जाएगा, 60%, 70%। एग्जाम के दिनों में आपके बच्चे का टाइम टेबल 80 to 85% कामयाब हो जाएगा। जिस बच्चे का टाइम टेबल 80 to 85% कामयाब होता है, वो बच्चा पूरे महाराष्ट्र का टॉपर है। पूरे महाराष्ट्र के टॉपर का टाइम टेबल कैसे होता है वो मुझे जानने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका टाइम टेबल मैंने मेरे घर में मेरी बेटी का बनाया था। टाइम टेबल जरा सा अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप डिस्टर्ब मत हो जाइए और बच्चों को हौसला दीजिए, नहीं कोई बात नहीं, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। टाइम टेबल, टाइम टेबल सुन लीजिए ख्वातीन हज़रात, इसको कहते हैं आमतौर पर टाइम मैनेजमेंट, है ना। हमारे माशरे में टाइम मैनेजमेंट किसी ने सुना नहीं होता है। हमारे नौजवानों का टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है? एक लड़का अपने एक दोस्त को फोन करता है और कहता है कि आज शाम को फुला जगह हम लोग 7 बजे मिल रहे हैं। आज शाम को फुला जगह हम लोग 7 बजे मिल रहे हैं, और अगर समझो मैं 8 बजे तक नहीं आया तो तुम 9 बजे तक इंतजार कर लो और 10 बजे चले जाओ। सामने वाला वैसे ही करता है। ये नौजवानों का टाइम टेबल। खवातीन का टाइम टेबल, ये खातून अपने सामने की पड़ोसन की बेल बजाती है और खड़े खड़े बात करती है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा दरवाजे में खड़े खड़े बात करती हैं और हर 5-5 मिनट से ये कहती रहती हैं कि चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं आ रही हूं। मर्दों का टाइम टेबल उससे सुपर डुपर। 2 मर्द मुसाफिर एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक ने बोला भाई आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं तो भिवंडी में रहता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं भी भिवंडी में रहता हूँ। अच्छा भिवंडी में आप कहाँ रहते हैं? तो वो धामनकर नाका। अरे क्या बात कर रहे, मैं भी धामनकर नाका में रहता हूँ। धामनकर नाका में आप कहाँ रहते हैं? तो वो अक्सा अपार्टमेंट। अरे वो बिल्डिंग में मैं भी रहता हूँ। अच्छा अक्सा अपार्टमेंट में आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? तो मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ। अरे क्या बात कर रहे, उस 2nd फ्लोर पे मैं भी रहता हूँ। ये 2nd फ्लोर पे आप कौन से नंबर फ्लैट में रहते हैं? तो मैं फ्लैट नंबर 202। अरे क्या बात कर रहे, वो 202 में मैं भी रहता हूँ। अब उन दोनों की ये बातें सुनकर जो है वो एक आदमी पक गया। तो तुम अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग हैं। एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर पे और एक ही फ्लैट में रहते हो और एक दूसरे को जानते नहीं हो। तो उनमें से बोलता है बे चुप बैठ, हम लोग बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कितने किस्म का टाइम पास और कितना सीरियसली टाइम पास। तो टाइम पास नहीं, टाइम मैनेजमेंट, और जिसको आम जुबान में कहते हैं टाइम टेबल। ख्वातीन हज़रात मेरे आखिरी बात है, सुन लीजिए। टाइम टेबल का जादू चलता है कि नहीं चलता है, जरा सोचिए, चलता है कि नहीं चलता है? कोई मिसाल उसकी, कोई मिसाल? टाइम टेबल का जादू चलता है, उसकी कोई मिसाल देगा तो मैं उसको 50 रुपये इनाम दूंगा। चलो, कभी आपने कोई लेक्चर सुना नहीं होगा जो इनामी लेक्चर भी, इनाम भी मिलेगा उस पर। चलिए, ये बहुत अहम सवाल है इसलिए मैं इनाम रख रहा हूं। टाइम टेबल का जादू चलता है, उसकी कोई मिसाल? असातिज़ा जवाब नहीं देंगे, बाकी सब जवाब देंगे। टाइम टेबल का जादू चलता है, उसका सबूत कुछ तो बोलो। टीचर नहीं बोलने का, टीचर है तो नहीं बोलने का। यस, किस नमाज वक्त के साथ पाबंद है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, 3-3 घंटे का भी पीरियड है। यस, नहीं, लेक्चर में सुनाओ। स्कूल का टाइम टेबल चलता है, पीछे कोई उसका जवाब पास करो इधर। जरा वो जवाब मुझे आगे पास करो, है ना। उनसे किसी और को बताओ, वो कोई और को बताएगा, ऐसा ये बताओ ना।
ये बहुत अहम सवाल है ये। क्या? नहीं नहीं नहीं, लेक्चर मत दो। स्कूल का टाइम टेबल का जादू चलता है 50 रुपए वापस जेब में, वो है स्कूल का टाइम टेबल। देखो स्कूल का साल की हकीकत यह है कि 365 डेज में से सिर्फ 194 डेज पढ़ाई होती है, पौने 7 महीने में 6 सब्जेक्ट्स पूरे हैं और आईटी वगैरह पकड़ के 8 हो जाते हैं। उसके अलावा एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा तकरीरी मुकाबले, तहरीरी मुकाबले, इसके अलावा जो हैं वो स्पोर्ट्स, एनुअल गैदरिंग, इस किस्म के प्रोग्राम्स पौने 7 महीने में। ये क्यों होता है? क्योंकि स्कूल में एक टाइम टेबल बना हुआ है। फर्ज करो अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता। तस्वीर कीजिए, जो पता ना, अगर मैं वजीर आजम होता, अगर मैं साइंसदान होता, ऐसे मजमून लिखते थे ना अब स्कूल में। अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं होता तो स्कूल का हाल क्या होता मालूम है? कि एक क्लास में ज्योग्राफी का टीचर पढ़ा रहा है 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो वो हिस्ट्री का टीचर बोलता है भाई बाहर निकल, मेरे को पढ़ाने का है अभी। स्टाफ रूम के अंदर मैथमेटिक्स के टीचर और साइंस के टीचर में बाकायदा कुश्ती चली हुई है और हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस जो है वो सीटी बजा के एग्जैक्टली यही मंजर होता अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं होता। यह टाइम टेबल का जादू है कि जिसकी वजह से पौने 7 महीने में इतने सब्जेक्ट्स और इतने एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गैदरिंग सब पूरे हो रहे हैं। आपको जो मैं इनाम इसलिए रखा था कि इस पर सोचने की बात है, खाली सोचना आपको यह है कि टाइम टेबल का जादू अगर स्कूल में चल सकता है तो टाइम टेबल का वो जादू हमारे घर में क्यों नहीं चल सकता? आज से जो है ये टाइम टेबल का जादू जो है आज 4 फरवरी 2023, आज से टाइम टेबल का ये जादू अपने घरों में लेके आ जाइए। अपने बच्चों को छोटे कागज के ऊपर, फेल हो तो फेल, लेकिन फिर रोज बनाते रहो। रोज फेल होगा, रोज बनाओ। कितना फेल हो जाएगा? 6 महीने तक फेल हो जाएगा, 1 साल तक फेल हो जाएगा, लेकिन टाइम टेबल बनाते रहो, सामने लगाओ उसको छोटे कागज के ऊपर, सब जगह चल सकता है। इस टाइम टेबल की अभी एक नई रुकावट आ गई और छा गई और उसका नाम है मोबाइल्स, है ना? कोविड की वो देन है। कोविड से पहले हम क्या करते थे? जरा ये मोबाइल लो हाथ से, एक किताब लो और स्टडी करो। कोविड में क्या करने लगे हम लोग? ये मोबाइल लो और पढ़ाई करो। जरा संभाल के, यानी एटम बम अपने बच्चे की जेब में हम रखते हैं और जरा संभाल के खोलो, अरे वो बम है, वो फटेगा ही, तो क्या करने का? इस मोबाइल के या स्मार्टफोन की पहले अच्छाइयाँ सुन लीजिए। ये ऑनलाइन इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर नाउ, ये हमेशा रहेगा। सियासतदानों को एक बात मालूम पड़ गया है, वो ये पड़ गई मालूमात कि लॉकडाउन वगैरह में उनका फायदा है। फिर 110 रुपया पेट्रोल हो जाए या 210 रुपया, लेकिन 5 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते, कोई एहतजाज नहीं कर सकता, कोई ये नहीं, तो इसके लिए जो है वो लॉकडाउन उनके फायदे में है। तो ये लॉकडाउन हमेशा रहेगा, किसी न किसी शक्ल में आता रहेगा, ये मुमकिन है, आता रहेगा। इसलिए जो है ये इसका अमल दखल हमेशा रहेगा। इसके फायदे ये हैं कि इसमें ऑनलाइन स्टडी होती थी। नंबर 2 फायदा इसके अंदर ये है कि इसमें कुछ हजार किताबें नहीं, कई हजार लाइब्रेरियां इसके अंदर महफूज हैं। लाइब्रेरी, और रशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वहां से लेकर तो इजराइल की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वहां तक, वो लाखों, हजारों नहीं, लाखों किताबें जो हैं वो क्लासीफाई की हुई, दर्जाबंदी की हुई उसके अंदर महफूज हैं। हर किताब
हम खोल के उसमें वहाँ पर जो है वो पढ़ सकते हैं, हमको रशिया जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पर महफूज हैं। कई ब्लॉग्स हैं, कई चीज़ें हैं वो उसके अंदर आ गई हैं, कई आर्टिकल्स हैं, लेकिन नुकसान आ गया। इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई थी, सबसे पहले टीवी आ गई और हम लोग सब उसके दीवाने हो गए थे। टीवी पर छोटी मोटी वो हम लोग और बुनियाद ऐसी टाइप की सीरियल्स आया करती थी, उसको देखते थे। फिल्में इतनी आम नहीं थी, दूरदर्शन पे खाली फिल्म आती थी, तो हर संडे को सबको फिल्म देखनी पड़ती थी, काली टोपी लाल रुमाल, उसके अलावा तो कोई फिल्में आती थी। फिर वो होती गई, फिर केबल आ गया और छा गया, दिन में 5-5, 6-6 फिल्में भी जो आ गई। लेकिन उससे भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना ये, जो जितनी पावरफुल चीज़ है उतनी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। एक छोटे चाकू से आप एप्पल को काट सकते हैं, तेज अगर कोई तलवार है तो उससे बहुत कुछ ये हो सकता है, सबसे खतरनाक एक बॉम्ब है उससे ज़्यादा, ये वैसा ही मामला है। सबसे तेज रफ्तार इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। फिर इंसानी नेचर ऐसा है कि वो सबसे पहले बुराइयों को कबूल करता है। इसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं हम उस साइड्स पे नहीं जाते हैं, और जो बुराइयाँ हैं उस पर हम ये करते हैं। इसमें फिर क्या आ गया, कई सारी जो हैं वो और चीज़ें आ गई, और उसमें जो आ गया मेन वो क्या आ गया है कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस किस्म के आ गए। इसमें एक ऐप जो है वो फ़ायदेमंद है और वो है टेलीग्राम का। हायर एजुकेशन के लिए टेलीग्राम पे कई ऐसे ग्रुप हैं जो एक दूसरे को नोट्स एक्सचेंज करते रहते हैं, वह है। लेकिन ये व्हाट्सएप वगैरह पे भी से होने लगा। अब क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि क्या पहले बुराइयाँ आ गई हैं और कैसे हमने उसको कबूल कर ली। क्या होता है, रात को 1 बजे 2 बजे जो है वो सब लोग देखते रहते हैं कौन कौन ऑनलाइन है, ये काम लग गया हमको। अच्छा, वो रफीक भी ऑनलाइन है और शफीक भी ऑनलाइन है, मतलब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और दोनों मेरे बारे में ही बुराई कर रहे हैं। ये बदगुमानियां फैलने लगी। बदगुमानी ये भी, अरे बाप रे, मेरा एक मैसेज गया, उसके बाद 3 बार ऑनलाइन आया और मेरे मैसेज को जवाब भी नहीं, देखा भी नहीं, ये मेरे मैसेज की कीमत, मैं अभी से उसको ब्लॉक कर देता हूं। ये सारी बदगुमानियां जो हैं वो इस तरीके से पैदा होने लगी। ये हो गया, और उसके ज़रिए से जिस्मानी, हम अजान के एहतराम में 1 मिनट खामोश रहते हैं। अगले मेरे पास 5 से 7 मिनट बचे हुए हैं, मुझे अपनी बात को वहीं पर ख़त्म करनी है। हम बात कर रहे थे कि ये जो मोबाइल का मामला है उसकी वजह से फिर हुआ क्या, कि हम स्क्रीन के ऐसे दीवाने हो गए हमारे बच्चे, और उसकी वजह से गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आँखों में ये लग गया है, और नफ्सियाती तौर पर अम्मी मैं प्रॉमिस मैं करता हूँ, प्रॉमिस में एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद वापस करो, अम्मी प्रॉमिस। ये एक नशाबाज जैसे बच्चे रहते हैं, वैसा उनका एडिक्शन उनका बढ़ते जा रहा है। डोंट ट्रांसलेट योर लव इनटू मटेरियल थिंग्स। अपने प्यार का मतलब ये नहीं है, अपने बच्चे को बहुत चाहता हूँ, जो स्मार्टफोन जितना कीमती वो मैं दूंगा उसको, और तुम इतने ये करो, नहीं। ये अगर आप नहीं, उससे 90% मार्क्स लिए तो मोबाइल दूंगा, वो ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार 90% होंगे, उसके बाद कभी 90% लेगा भी नहीं, वो मोबाइल की वजह से। उसके ऐसे एडिक्शंस जो हैं उसके बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है सुन लीजिए। पहले एक इलेक्ट्रॉनिक चौपाल, जैसे नाके पे नुक्कड़ पे लोग बैठते थे और डिस्कशन किया करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक चौपाल पे फिर बोलते वो 1 घंटे से मैं देख रहा था, इधर से ये बोल रहा है, उधर से वो बोल रहा है, उधर से ये बोल रहा है, 1 घंटे तक तमाशा देखा। फिर मैं कूद पड़ा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सबकी बोलती बंद। उसके बाद किसी ने ये नहीं किया। टाइम कितना वेस्ट हुआ, वो लोगों की क्या बातें चल रही हैं वो ऑब्जर्व करने के लिए 1 घंटा। फिर ये कोई ऐसा जुमला बोले
सबकी बोलती बंद हुई, उस पर झूमने के लिए 1 घंटा और 2 घंटे बेकार, ये टाइम वेस्टिंग का। अब कसम खाते हैं खाली 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और 1.5-2 घंटे से पहले आप फोन नहीं रखते हैं। क्या हुआ, अभी क्या हो रहा, अभी क्या हो रहा? नमाजों के लिए ऑफ करके रख दे रहे हैं, लेकिन मैसेजेस की आवाज आ रही है तो फौरन रुकू में, इसमें है, सजदे में है, रुकू में, दो मैसेज, लगता है मैसेज उसके आए, अल्लाह अकबर, इधर सलाम फेरी, उधर सलाम फेरी, फौरन किसका मैसेज है? सलाम फेरने को भी सारा सही से है नहीं। ये इसके इस तरीके से हम ये हो रहे हैं। बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां इसी हो गई हैं इसमें। पहले एंजाइटी, फिक्र, फिर उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन, और आखिरी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं साइंस के पास, उसका नाम है डिप्रेशन। जरा सुन लीजिए, ये आखिरी बातें मेरे 2-3 मिनट में बहुत अहम आ रही हैं। डिप्रेशन, उसमें बच्चे जा रहे हैं। डिप्रेशन, मायूसी, हद दर्जे मायूसी, खाने के वक्त में उसकी तब्दीली आ रही है, सबके साथ में मिलकर बैठने को, खाने को तैयार नहीं है। अकेला बच्चा जाता है या बच्ची जाती है, लाइट ऑफ करती है और बैठती है या बैठता है, अपने लैश लगा देती है, किसी से बात नहीं करती है, मिलना जुलना बंद, तन्हाई पसंद, हजारों लाइक्स, इतने फॉलोअर्स, और फिर भी सब अकेले हैं। भीड़ है कयामत की और सब अकेले अकेले। क्यों? ये डिप्रेशन में। सुनिए ख्वातीन हजरात, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, मिसाइल बनाए, रॉकेट्स बनाए, क्या क्या बनाए, लेकिन डिप्रेशन या मायूसी के लिए कोई दवा, कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन नहीं बनाया। जब बच्चे डिप्रेशन या मायूसी का शिकार होते हैं, हम देखते हैं बच्चे हमेशा रो रहे हैं, किसी से सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और अकेला तन्हाई पसंद बन गया बच्चा, मेरा बच्ची, ये वो सब। हम लेके जाते हैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट यानी दिमागी अमराज का जो डॉक्टर होता है, तो वो क्या करते हैं? स्लीपिंग पिल्स देते हैं, नींद की गोलियां देते हैं, उससे बच्चे हमारे सोने लगते। देखो इलाज हो गया, इलाज नहीं हुआ, जब तक वो गोली का असर है वो ये कर देगा। अब माँ फोन करती है रात को 12 बजे, डॉक्टर मेरी बच्ची अभी फिर से वायलेंट हो गई है और अभी फिर से ये करी, अच्छा उसको 1 गोली और दे दो। रात को 2:30-3 बजे फिर से फोन करती है, डॉक्टर मेरी बेटी जो फिर से वायलेंट हो गई, कुछ भी ये कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, उसको 1 गोली और दे दो। स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां, वो जहर है। वो दिन में 3-3 देने के बाद में महीने भर में आपके बच्चे का, बच्ची का इलाज हो जाता है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर? बच्चे को अच्छा हुआ, देखो अभी तुम्हारा इलाज हो गया। बोलते अम्मी मेरे को क्या हुआ, क्या था? नहीं वो फुला तुम एग्जाम में तुम फेल हुए था। कौन सा एग्जाम? तो तुम्हारे कॉलेज के। कौन सा कॉलेज? याददाश्त खत्म हो गई उसकी, वो स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां खा खा के। उसका वो ये नहीं है, उसका वो इलाज नहीं है, आपको समझना है। उसमें इस तरीके से ये होता है, तो उसका इलाज क्या है, करना क्या है? नंबर 1, ये जो मोबाइल नाम की बीमारी है उसका इलाज नंबर 1, और वो ये है कि आप माँ बाप भी अपने मोबाइल को लॉक न रखें। हम एक अनलॉक सोसाइटी में जीना शुरू करें। माँ बाप भी अपने मोबाइल को लॉक नहीं रखेंगे, तब हमको हक पहुंचता है अपने बच्चों को बोलने का कि भाई लॉक मत रखो। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि माँ बाप किस साइट्स पे जा रहे हैं, और ताकि वालिदैन को मालूम हो सके बच्चे किस साइट्स पे जा रहे हैं। बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि गलत सलत साइट्स पे जाने के बाद उसको डिलीट कर दिए तो जो है किसी को मालूम नहीं पड़ता। गलत, क्योंकि वो पूरा ट्रेस हो सकता है। वो मोबाइल प्रोवाइडर को अगर आप मैं रिक्वेस्ट करेंगे, उसकी कीमत देंगे, उसकी जो भी 100-500 रुपया, किसको कॉल किया है और कितने मैसेजेस और क्या, सारे पूरी दास्तान उसके अंदर आ सकती है। आज से अनलॉक सोसाइटी हम कायम करेंगे। माँ बाप भी अपने मोबाइल को लॉक नहीं रखेंगे, फिर हमको हक पहुंचता है अपने बच्चों को भी कहने का कि लॉक मत रखो। समझ गए? नंबर 2,
हमको ये आहिस्ता आहिस्ता कम करने का मोबाइल की लत। इसलिए हमको रोज़ाना 1 घंटा मोबाइल और यानी मोबाइल का घंटा क्रिएट करना पड़ेगा अपने घर में। माँ बाप बच्चे सब बैठ के देखेंगे और उसमें ऐप्स को एक दूसरे की सलाह मशवरे से सिलेक्ट करेंगे कि ये ऐप्स डिलीट करेंगे, ये ऐप्स देखते रहेंगे। हमको वो मोबाइल का घंटा हमको उसमें क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे सभी उसको जो है वो फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो ये अगर बुनियादी बात है और उसमें से कोई भी न माँ बाप कोई रूल तोड़ेंगे न बच्चे कोई रूल तोड़ेंगे, इस तरीके से हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सोचने की बात, आखिरी बात यह है, जो सबसे ज़्यादा हमको खतरा रहता है हमारे बच्चों का, वो गेम्स में हमारे बच्चे जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे छुटकारा कैसे पाएंगे। क्या होता है, गेम्स में जाते हैं बच्चे, जब आगे आगे बढ़ते जाते हैं उसको कामयाबी मिलती जाती है तो सामने से वो आवाज़ आती है मोबाइल से, वेरी गुड, एक्सेलेंट, परफेक्ट, ऑसम, बहुत खूब। तो बच्चा जो है आगे आगे आगे, वेरी गुड। अभी तुम वो दामन का नाका के वहाँ पर जो बहुत ट्रैफिक है ना, वहाँ से तुम बिल्कुल दौड़ते हुए गुजर जाने का, वहाँ से। हाँ, अभी तुम्हारा आखिरी ये है, फिर वो एक फला बिल्डिंग पे चढ़ जाने का, पहले झाड़ पे चढ़ने का, फिर बिल्डिंग पे चढ़ने का, फिर वहाँ से फिर ये गेम वहाँ पे पूरा हो रहा है, गेम जिंदगी भर का पूरा हो रहा है उसके इंस्ट्रक्शंस पे। यहाँ पर सोचने की आखिरी बात ये है ख्वातीन हजरात, वो ये है कि वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे बच्चे का कुछ भी नहीं है। वो जो बोलता है वेरी गुड, एक्सेलेंट, परफेक्ट, ऑसम, बहुत खूब, ख्वातीन हजरात, हमारे बच्चों को हम ये बातें हम कितनी बार बोलते हैं। हमारे बच्चे कोई अच्छा परफॉर्म करके आए, अच्छा रिजल्ट लेके आए, कोई ट्रॉफी लेके आ गए, कोई इनाम, कोई सर्टिफिकेट लेके आए, तब हम कितनी बार उनको बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है। हमारे घरों में होता क्या, एक बच्चा बस्ता दबाए दबाए स्कूल से आ गया घर पे, बोलते सामने अब्बा मिले, अब्बा मालूम है स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में, ए भाई अंदर जाओ, तुम्हारी अम्मी बेकार बैठी, जाओ वो वहाँ अंदर के, अम्मी मालूम है स्कूल में क्या, अरे आज लाइट नहीं थी, मेरा गीजर नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है, जा। अब्बा सुनने को तैयार नहीं, अम्मी सुनने को तैयार नहीं। वहाँ नुक्कड़ पे एक लड़का ऐसा खड़ा है जो आपके बच्चे के बात सुनने को तैयार है, क्योंकि उसने ठेका लिया है आपके बच्चे को बिगाड़ने का। फिर वो आपसे हटकर वहाँ जाता है, फिर आप बन जाते हैं उस बच्चे के माँ बाप, और वो बन जाता है आपके बच्चों का माई बाप। फिर माँ बाप की बात नहीं सुनता, अपने माई बाप की बात सुनता है। कितनी बार अपने बच्चों को मोटिवेट करने वाले, इंस्पायर करने वाले, हौसला अफजाई करने वाली बातें आप कहते हैं, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आज जरा याद कर लीजिए, कब आखिरी बार आपने अपने बच्चे को गले लगाया था, कब। कितना ही बड़ा बच्चा है, मैं समझूंगा मेरा लेक्चर आज का कामयाब रहा। आज घर पे जाकर कितना ही बड़ा बच्चा है, अपने बच्चे को गले लगाइए, सर पे हाथ फेरिए। जादू है, एक बाप अगर अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरता है ना, उससे बड़ा जादू कोई नहीं है। गले लगाइए उसको। बेटा कहेगा क्या बात है अब्बा अम्मा, क्या बात है, आज ईद न बकर ईद क्यों गले मिल रहे, बोलने दो। गले लगाइए अपने बच्चे के, उसके सर पे हाथ फेरिए, और फिर देखिए कि आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपका बन के रहेगा, किसी और का नहीं, कोई बहकाने भटकाने वाले का नहीं, किसी का भी नहीं। आपका बच्चा जिंदगी भर सिर्फ आपका रहेगा, बाहर उसका जहन कभी नहीं भटकेगा। आज घर पे जाके अपने बच्चे को गले लगाइए, उसके सर पे हाथ फेरिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम ख़ातीनो हज़रात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे हमारे मेहमान ख़ास मुबारक कापड़ी साहब को। आपने अपने मखसूस अंदाज़ में हमारी रहनुमाई फरमाई
एक माहिर मौलिज और नब्बास की हैसियत से आपने हमारी घरेलू और समाजी बीमारियों की तरफ निशानदही भी की और उनका सद्देबाब भी हमें बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। कलमात तशक्कुर की अदायगी के लिए मोहतरमा हुस्ना अंसारी साहबा से मुल्तमिस हैं हेड मिस्ट्रेस अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई आपकी राहों को रोशन कर गई, कोशिशों ने आपकी क़तरे को दरिया कर दिया। मैं अभी जैसे ही सर ने अपना ख़िताब ख़त्म किया तो मैंने मोबाइल में वक्त देखा तो 1:25 हो रहे हैं और हमारा ये ख़ास तौर से तालीम, ताल्लुम और तरबियत और परवरिश के ताल्लुक़ से हमारा ये जलसा जो है हमने 10:22 पर शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खालिस इस मौजू पर सुनने के लिए हमारे बहुत कसीर तादाद में वालिद और वालिदा, पूरा हॉल हम देख रहे हैं भरा हुआ है और ग्राउंड भी हमारा भरा हुआ है। वालिद हज़रात की तादाद आज बहुत ज़्यादा रही हमेशा के मुकाबले में, तो इजहार तशक्कुर के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया गया है। और ये किसी जलसे का सबसे अहम मोड़ होता है, एक बहुत अहम पड़ाव होता है कि जलसे का इख्तिताम और शुक्रिया की अदायगी। जो कोई अपने बंदे का शुक्र अदा नहीं कर सकता, बंदे का शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता, वो किसी भी सूरत अपने मालिक और अपने मालिक के हकीकी का शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी और इस जलसे के कामयाब इनेकाद का हमें हौसला बख्शा और एक कामयाब जलसा मुनाकिद करने में अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमारी रहनुमाई रहबरी फरमाई। हम हमारे आज के मेहमान जनाब मुबारक कापड़ी साहब के बेइंतहा मशकूर व ममनून हैं कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के बावजूद भी हमारी दावत पर आपने लब्बैक कहा, आप हमारे दरमियान मौजूद रहे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे अलहमरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब अंसार अहमद अंसारी और उनके तमाम उर्फ़क़ा की, बिलखुसूस हमारे साफ़िया गर्ल्स हाई स्कूल के चेयरमैन जनाब वक़ार अहमद मोमिन साहब की, और जो कि हमारी सोसाइटी के एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और नायब सदर सोसाइटी जनाब खालिद अंसारी साहब की मैं बेइंतहा मशकूर व ममनून हूँ, जिनकी ज़ाती तवज्जो और ख़ुसूसी दिलचस्पी हमें हासिल रही और हम तमाम इंतज़ामात वग़ैरह बहुत आला दर्जे के और एहसन तरीके से तमाम इंतज़ामात हमें करके मिले, जिसके लिए मैं आप तमाम की शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने स्टाफ़ की, हर एक मेंबर की, हर एक स्पॉट मैनेजर की, जिन्होंने अपने स्पॉट पर अपनी तमाम ज़िम्मेदारियां इस प्रोग्राम से पहले, इस प्रोग्राम के बाद भी निभाएंगे और इस प्रोग्राम के दरमियान में भी हमारा प्यून स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वालिदैन की हाज़िरी ने ही इस जलसे को कामयाब बनाया है और आपकी हाज़िरी इस बात की गम्माज़ है कि आप अपने बच्चियों और अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए फ़िक्रमंद हैं और इंतहाई ज़िम्मेदारी का सबूत आपने दिया है यहाँ मौजूद रहकर। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में भी इस किस्म के प्रोग्राम हम ज़रूर मुनाकिद करेंगे। हम भी बहैसियत वालिदैन बहुत कुछ हमने आज पाया है सर, और बहुत कुछ हमारे वालिदैन भी यहाँ से लेकर जा रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले तो आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, ख़ास तौर से मुबारक कापड़ी साहब का कि उन्होंने तमाम बहुत सारी बातें हमें बताई और हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम बातों पर इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे और अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम व तरबियत पर इंशाअल्लाह ज़रूर हम अपना कीमती वक्त ज़रूर सर्व करेंगे, और क्योंकि वही हमारी पूंजी है, वही हमारा ख़जाना है। हम माइक सिस्टम वाले भाई और हमारे सादिक भाई तमाम के शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों का भी गिरां कदर ताउन हर प्रोग्राम में हमें हासिल रहता है। एक बार फिर मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ और जनाब सदर साहब की इजाज़त से राष्ट्रगीत हम पढ़ेंगे और राष्ट्रगीत के बाद इंशाअल्लाह ये जलसा जो है वो इख्तिताम को पहुँचेगा।